के लिए मिले। और तीसरा और मुख्य मेन है कि अपने बच्चे को समय दीजिए। जैसे बढ़िया है, व्यापारी है, शाम को अपनी दुकान का हिसाब लेता है पूरा, तो आप हिसाब नहीं लेना है, पर शाम को 10 मिनट सोने से पहले अगर बच्चा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री राम प्रताप जी गोदारा आरपीएस साहब से कि वे कृपया अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद महंत जी और आपका कि आपने मुझे यह अवसर दिया। सब मिलके गुरु महाराज का एक जयकारा लगाएंगे। बोलो गुरु जम्बेश्वर महाराज की। बहुत बढ़िया। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो मैं भगवान शिव को भी वंदन करता हूँ तथा गुरु महाराज के महापरिनिर्वाण के इस स्थल लालासर साथरी पर आयोजित इस युवा सम्मेलन में उपस्थित महंत श्री सच्चिदानंद जी, गुरु जी, हमारे बीच में व्यस्तम समय में सामाजिक सरोकार निभाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे एलआर साहब, अपनी सर्विस के व्यस्तम जो समय में किस प्रकार निवेदन करके छुट्टी लेके हमारे बीच में पधारे राजेंद्र जी साहब, निहाल जी, रामेश्वर जी, पवनी भाई, सुरेश, अमित जी, डॉक्टर साहब, अभिमन्यु जी, धारणिया जी और मेरे भतीज जेपी, किसी का नाम भाई सुरेश, सबका किसी का नाम भूल गया तो माफ़ी चाहता हूँ। तथा मेरे सामने विराजमान भी जो महानुभाव है, उनमें भी कई मुझे जाने पहचाने हैं, बड़े विद्वान साथी विराज रहे हैं, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों। आज का ये युवा सम्मेलन युवाओं को एक प्रोत्साहन देने के लिए तथा एक उन्हें दिशा दिखाने के लिए एक अच्छा आयोजन है। अभी एक भाई ने पूछा कि हम पेपर देने के लिए जाते हैं तो टेंशन होती है, दबाव आता है कि खराब नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। बेटा वो तब होता है कि जब जिस परीक्षा का आप पेपर देने के लिए जाते हैं और आप मन में पहले मान के चल जा रहे हो कि मैं आरएस का पेपर देने जाता हूँ तो मैं तो आरएस हूँ और मैं फेल नहीं हूँ। और फेल क्या हो गया, पेपर देने के लिए जा रहा है, फेल तो पहले से है ही, बन गया तो कुछ प्राप्त करेगा और नहीं है तो है जो है ही, उसमें नुकसान क्या हो रहा है। दबाव सिर्फ इस चीज़ का है कि आप पहले से मान के चल लेते हो कि मैं नीट का पेपर देने जा रहा हूँ तो मैं तो डॉक्टर हूँ, या मैं आईएएस का पेपर देने जा रहा हूँ यूपीएससी तो मैं तो आईएएस बनने जा रहा हूँ। जो अनावश्यक दबाव आप उस पर अपने ऊपर ले रहे हो बिना मतलब का, उस चीज़ का प्रेशर रहता है और वो वास्तव में आपका पेपर खराब करेगा। इसलिए जब आप पेपर देने के लिए जाएं तो ये सोच के मत जाएं कि मैं ये बन गया हूँ। बनोगे तो तब जब आप होगे, आपके पास खोने को कुछ नहीं है। आपने इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, तो उसके लिए इतना ज्ञान अर्जित किया है तो आपने सीखा ही है। और उसमें अगर असफल हो जाओगे तो भी सीखे तो हो ही, ये थोड़ा ही है 100% नहीं आप उसमें कर पाए तो आप 70, 80, 90% तक नज़दीक पहुँचे हो तो ये आपकी उपलब्धि है। फेल कहाँ हो रहे हो आप, अगले अटेम्प्ट में होगा। और जो ज्ञान आपने अर्जित किया है वो तो हमेशा काम आएगा। ये थोड़ा ही है इस परीक्षा के बाद जो है आपको कुछ काम नहीं आएगा। तो ये भावना मन में नहीं रखें और इसमें अनावश्यक दबाव अपने पर नहीं लाएं। दूसरा एक इश्यू उठा था कि हमारे बच्चे अनावश्यक सोशल मीडिया या मोबाइल का उपयोग करते हैं। आज ये एक बहस भी है कि बच्चे बच्चियों को मोबाइल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बच्चे बच्चियों को मोबाइल देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। मोबाइल का ज़माना है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी को मोबाइल नहीं देना चाहिए। और दूसरी एक समस्या आती है बच्चों में, युवाओं में। आज नशे की प्रवृत्ति भी हम देखते हैं आए दिन बढ़ रही है, तरह तरह के नशे चल रहे हैं। इन सब का मैं दोनों कारणों का, जो मोबाइल पे बच्चे मिसयूज कर रहे हैं उसका, या गलत आदतें पड़ रही है, या जुआ खेल रहे हैं, या कहीं भी
देर नाइट तक आपका बच्चा अगर मोबाइल का यूज़ कर रहा है तो यूँ समझ लेना ज़्यादातर उसमें अनावश्यक ही कर रहा है। आप उस पर वॉच करें और उसकी काउंसलिंग करें। 3 चीज़ें हैं जिससे आप इन दोनों समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, मेरा विश्लेषण है, और भी कारण होगा। पहला, आपके बच्चे मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो आपके बच्चों के लिए जो बच्चे की एक्स्ट्रा एनर्जी है, आज बच्चा ग्रोथ कर रहा है, इसमें एनर्जी है, तभी तो ये बढ़ रहा है। हम इतने ही पढ़े, हम तो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हमारा एनर्जी का एक लेवल है कि हमने जितना खाया उतना चल फिर लिया, हमारी एनर्जी उतने में खर्च हो गई, हमारे पास इतनी एनर्जी है। बच्चे के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। आज बच्चा किशोर अवस्था में कितनी ग्रोथ कर रहा है, तो इसकी जो बॉडी है वो कितनी एनर्जी पैदा कर रही है। उस एनर्जी का अगर आपने उसको खर्च नहीं करवाया या उसका यूज नहीं हुआ तो वो दिशा भटकेगा और गलत रास्ते पे जाएगा। और बच्चे को समय चाहिए। अब मनोरंजन के लिए बच्चे को, तो उसके लिए बच्चे के लिए आपको एक तो 1 घंटा, 50 मिनट, आधा घंटा जितना अवेलेबल हो, चाहे बच्चा किसी की स्तर भी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए खेल का प्रबंध, व्यायाम का प्रबंध, जिम का प्रबंध करना चाहिए। ये नेसेसरी है। बच्चे के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, उसका शरीर, मस्तिष्क, जो मानसिक एक्सरसाइज है वो भी जरूरी है। आप सोचोगे खेल में क्या होता है, खेल में ये होता है मेंटल एक्सरसाइज बच्चे से। बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, आप देखो बैडमिंटन की शटल है, वो करीब 350-400 किलोमीटर की स्पीड से शॉट आता है, और दूसरा उसको उठाता है और वापस के इसको मैं कहाँ खिलाऊं ताकि मेरे को पॉइंट मिले। तो कितने कम समय में उसके दिमाग ने कितना डिसीजन लिया और कितना प्रेशर झेला, ये चीज़ गेम से सीखेगा बच्चा, उसका मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे के लिए खेल की व्यवस्था आप करें और कोई जिम की व्यवस्था करें। गांव में सामूहिक रूप से हो सके ठीक है, पर कहीं न कहीं उसको एक गेम के अंदर अवश्य डालें बच्चे को। दूसरा है, किताब से बच्चे को प्रेम कराएं। कितना ही आप कह दो कि साहब ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, सिर्फ ऑनलाइन अच्छी बात है, ऑनलाइन से आप एक्स्ट्रा सीखें, पर जो बेसिक चीज़ है, बेसिक ज्ञान है, वो ऑफलाइन आप बुक पढ़ के जितना ध्यान लगा के बुक से सीख पाएंगे वो ऑनलाइन संभव नहीं है। क्यों राजेंद्र साहब? इसलिए किताबों से दूर मत भागे, किताबों से बच्चों की दोस्ती करें, और गांव में, मोहल्ले में जहाँ तक पॉसिबल हो अपन लाइब्रेरी खोलें। और नहीं तो आज के दिन सब सक्षम है, घर में अच्छी किताबें आप जहाँ जाएं ऑनलाइन देखें, अच्छी किताबें घर पे आपके देखे जाएगा, अच्छी बुक्स बच्चे को पढ़ने के लिए मिले। और तीसरा और मुख्य मेन है कि आपने बच्चे को समय दीजिए। जैसे बढ़िया है, व्यापारी है, शाम को अपनी दुकान का हिसाब लेता है पूरा, तो आप हिसाब नहीं लेना है, पर शाम को 10 मिनट सोने से पहले अगर बच्चा आपके साथ रह रहा है तो बच्चे को समय दीजिए, मित्रवत व्यवहार कीजिए, उससे बैठ के उसके साथ में खुल के बातें करिए। आपको पता लगेगा कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या सुधार की आवश्यकता है। बच्चा तनाव में तो नहीं जा रहा है, क्या करना चाह रहा है, बच्चा आपको खुलेगा तो खुल के बताएगा आपको। अब कैरियर सिलेक्शन की बात आई, मैंने हमारे बच्चे को 12वीं के बाद में, बच्चे की साइंस थी, मैंने कहा तू साइंस ले ले, तो वो धीरे से बोला कि पापा मछली को पेड़ पे चढ़ाओगे क्या? मैं समझ गया, मैंने कहा तेरे जो मर्जी आए पढ़े। मछली पानी के अंदर तो तैरने में निपुण है, वो अच्छी तैर लेगी, और अपनी गिलहरी जो छछुंदर है वो पेड़ पे चढ़ने में मास्टर है, बिल्ली आएगी भाग के पेड़ पे चढ़ जाएगी। अगर मछली को आप कहोगे तू पेड़ पे चढ़ और गिलहरी को कहोगे तू पानी में तैर, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे की रुचि किस फील्ड में है, अच्छी काउंसलिंग करें, बच्चे से पूछें। आप खुद अगर कम पढ़े लिखे हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस में अच्छे गुरुजन हैं, अच्छे पढ़े, बच्चे की काउंसलिंग वहाँ ले जाके कराइए कि मेरा बच्चा ये पढ़ रहा है, ये चाहता है कि मैं इस फील्ड में आगे पढ़ूँ, आगे मेरा करियर बनाऊँ, मुझे क्या करना चाहिए, उसके अनुसार उसको आगे सिलेक्शन फील्ड चूज करा के तैयारी करवानी चाहिए। तीसरी बात, आज हम सारे यहाँ बैठे हैं और बच्चे भी लगभग आए हैं, हम सिर्फ सर्विस तक इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। मैं मेहनती से ये भी निवेदन करता हूँ, आज का समय बदल रहा है, सरकारी सेवा की बजाय बिजनेस की तरफ हमें ग्लोबल जो रुझान चल रहे हैं उनके साथ में मिलना पड़ेगा। सरकारी नौकरियों के पीछे भागने की बजाय उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो जो बच्चे अपना अच्छा स्टार्टअप करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनमें भी चयन करके
और अगली बार मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे बच्चों को भी आप मंच पे लाएं कि उसने अपने दम पे अपना स्टार्टअप अच्छा किया और सक्सेस रहा, ताकि दूसरे बच्चे जो अपना खुद का बिजनेस कर सके उनको भी प्रोत्साहन मिले, उनको भी गाइडेंस मिले। कोई समस्या हो झिझक रहे, हमारे में झिझक है और कुछ नहीं है कि मैं खुद का क्या व्यापार करूंगा, कैसे करूंगा, क्या कठिनाई आएगी, ये आएगी वो आएगी। हम इस चीज़ में यूँ समझ लो कुछ नहीं जानते। ये हमारे लिए एक ब्लैक होल टाइप बना हुआ है। बिजनेस का एरिया हमारे समाज के लिए बहुत कम है। सांचौर का कुछ बेल्ट अच्छा बिजनेस में कर रहे हैं साउथ में बाहर जाके, बाकी हमारा पर्टिकुलर बीकानेर जिले में ये चीज़ कम है। तो इसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी सर्विस अच्छी बात है। आज मैं रिटायर हो जाऊंगा या मैं सर्विस कर रहा हूँ, हर कोई मिलता है मुझे पूछेगा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्यों कि इनको पता है कि नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे कहीं पे। पर जो एक सेटल्ड बिजनेस फैमिली है उनसे कभी किसी ने अपने नोखा के जो मान लो धारणिया फैमिली है, राजा राम जी से कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपका पोता क्या कर रहा है। तो सबको पता है कि इनके बिजनेस सेटल्ड है, बच्चे कुछ नहीं तो बिजनेस करेंगे अपना। और जिस दिन सरकारी कर्मचारी रिटायर होके जाएगा तो वो अपना जितना भी कौशल उसने 60 साल की सर्विस में अर्जित किया वो अपने साथ ले जाएगा। लेकिन बिजनेस वाला बिजनेस जिस दिन छोड़ेगा तो उसकी अगली पीढ़ी उसको वहां से आगे शुरू करेगी। तो हमें अच्छी बात है कि जिन बच्चों की रुचि सरकारी सेवा में या अच्छी डिग्री लेने में वो करें, पर इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि खाली अपन इसके पीछे नहीं भागें। अब समय बदल रहा है तो हमें भी इस चीज़ की ओर डाइवर्ट होना पड़ेगा और ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। किताबों की बात मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। मैं अभी कर्नल जेम्स टोड की मैंने देखा, नाम सुना था, मैंने कहा बुक्स मंगवा लेते हैं। मैंने ऑनलाइन मंगवाई, मैं उसमें पढ़ रहा था गुरुजी हिस्ट्री। तो अपन लोगों में मैंने कहाँ जा रहे हैं तो क्या लालार साथ रीजू साथ री भी को नहीं बोले। तो जेम्स टोड में उसमें एक लिखा वर्णन कि महाराजा सूरत सिंह बीकानेर के, वो 1822 के आसपास टोड यहाँ इंग्लिश एजेंट के रूप में राजस्थान में आए थे। सूरत सिंह महाराजा बीकानेर के थे। तो उनके बारे में लिखा कि वो जन कल्याणकारी बिल्कुल राजा नहीं थे और लोगों से अनावश्यक टैक्स लेते थे, गुंडे छोड़ रखे थे, लोगों को तंग करते थे। ये जेम्स टोड ने लिखा है अपने। तो उन्होंने लिखा कि सूरत सिंह की वजह से सह नाम से लोगों को नफरत हो गई है, इसलिए लोगों ने सह नाम लेना छोड़ दिया है। तो अपने गांव का नाम देख लो के कटाई के राशीर, लाला सरको के लाला, सह को है बोलना शुरू कर दिया कि सारे बिजनेस। तो बीकानेर में टोड ने ये बात लिखी है, तो उस किताब में लिखी हुई है ये चीज़, जेम्स टोड की किताब में ये चीज़ है कि सूरत सिंह के अन्यायों से तंग आकर जनता ने सह नाम लेना छोड़ दिया है। तो पढ़ो, आप किताबें पढ़ो, बहुत कुछ मिलेगा आपको। जो अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं फालतू की चीज़, वो ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। वो लिखेंगे कि विवेकानंद ने ये कहा था और गांधी जी ने ये कहा था। अब आप गांधी जी को खुद पढ़ो ना लाके क्या कहा था। वो कह रहा है वो चीज़ सही नहीं है, पूरी चीज़ हो सकता है उसमें से कुछ सही हो, पर पूरी चीज़ सही नहीं हो सकती। इसलिए मेरा निवेदन है, अच्छी किताबों से हमेशा प्रेम रखो। किताबें घर में लाओ, खरीद के लाओ। किताब का जितना भी आप मूल्य खर्च करोगे वो आपके लाइफ में कई गुना उसका रिटर्न देगी। वो पैसा व्यर्थ कतई नहीं जाएगा। ये तो रही बच्चों की पढ़ाई की बात। एक बात गुरुजी मैं और निवेदन करता हूँ कि मैं आज फेरी लगा रहा था कंकेड़ी के चारों तरफ के, गुरुजी ने यहाँ देह त्याग किया था। तो मन में एक विचार आया कि गुरुजी ने जब देह त्याग किया होगा तो हमारे बारे में क्या सोचा होगा। एक कल्पना करो। और हमारे कुछ पूर्वज महात्मा संत उनके आसपास भी होंगे, उन्होंने क्या प्रण लिया होगा कि गुरुजी इतनी मेहनत करके हमें एक नया पंथ देके, जिसको तो अब हम पंथ को जाति में बदल चुके। पहली गलती हम यहीं कर बैठे। ये मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ। ये बिश्नोई पंथ था, इसको पंथ रखते तो और अच्छा रहता, पर हमने इसको कालांतर में जाति में ये कन्वर्ट हो गया। अब जो हो गया तो हो गया। तो क्या सोचा होगा। और हमने जब गुरुजी की अंत्येष्टि मुकाम में की, समाधि दी, तो क्या प्रण लिया होगा हमारे बुजुर्गों ने। एक ही प्रण लिया था कि गुरु महाराज आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें बिश्नोई बनाया और ये 29 नियम दिए जिससे हमारा जीवन सफल होगा। यही सोचा होगा। और आज हम यहाँ आए हैं तो हम भी यही सोचते हैं, पर हो क्या रहा है, उल्टा रहा है। हमने जाम्बोज जी महाराज, मैं बार बार इसीलिए गुरु महाराज कह रहा हूँ, मेरे कोई नोन करे तो मैं गुरु महाराज कह रहा हूँ।
गलती हमने क्या, एक वर्ड चुना भगवान, और हम भगवान मानते हुए आगे चल पड़े। और जब आप किसी को भगवान मानोगे तो उनसे चमत्कार की उम्मीद करोगे और अपना कर्म भूल जाओगे। यह मूल बात है गुरु जी। तो हमें जम्बेश्वर जी को भगवान नहीं मानना है, भगवान उन्होंने विष्णु जी को माना था। वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें पंथ दिया था, रास्ता दिखाया था। तो हमें उस रास्ते पे चलना है, उसको नहीं भटकना है, उस रास्ते से नहीं भटकना है, वो भूलना नहीं है। आप समराथल जाओ, धन्यवाद करो गुरु महाराज का कि आपने हमें ये नियम दिए, हमें ये शब्द वाणी दी और हमें इस लायक बनाया कि हम कुछ दूसरों से हट के एक अलग जिंदगी जी रहे हैं, ये हमें सीख दी। और समराथल जाओ तो अपने उन पूर्वजों को धन्यवाद देना जो गुरु महाराज के शिष्य बने, जिनकी कारण से आज हम उनकी संतानें विष्णुई कहला रही है। जो पूर्वज वहां आए थे समराथल गुरु महाराज के प्रवचन सुन के और अपने आप को विष्णुई बनाया। आप कल्पना कीजिए, आज कोई नए महात्मा संत आए और आपको कहें कि आप अपना पंथ विष्णुई छोड़ के मेरे साथ आ जाइए, आप में से कितने जो लोग जल्दी से जाने को तैयार होंगे? आसान नहीं होता है। जो अपने समाज को, रिश्तेदारी को छोड़ के उस समय के जो किसान, जाट परिवार या अन्य कौम से आके विष्णुई बने, तो वो उस समय के क्रांतिवीर थे, क्रांतिकारी थे। तो समराथल जाओ तो उनको भी नमन करना कि वो गुरु महाराज के चरणों में आए, गुरु महाराज के नियम माने और विष्णुई बने। पर आज हम कहाँ जा रहे हैं? अपने आप को विष्णुई कह रहे हैं। एक बार आत्ममंथन करना, अपनी अंतरात्मा से पूछना कि हम कितना पालन कर रहे हैं और कहाँ के विष्णुई है। हम छाती कूटते हैं कि उसने हमारे समाज के बारे में ये गलत बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। जो आप कर्म करोगे वो बोलेंगे लोग, किस किस का आप विरोध करोगे, उस चीज में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे आज हम सच पूछो तो दो नियम अच्छी तरह मानते हैं, जीव दया और वृक्ष, जिसके लिए पूरा विश्व हमें मानता है कि नहीं मानता है। ईमानदारी से कह दो, हम दो नियम मानते हैं अच्छी तरह। उसके लिए अगर आप 29 नियम मानोगे तो समझो आपको विश्व, पूरा समाज, भारत किस तरह मानेगा, ये अपने आप से पूछो आप, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ईमानदारी से सिर्फ दो ही नियम आप मान रहे हो, ये अपनी छाती पे हाथ रख लेना, बाकी कहीं कहीं ब्रेक कर लेते हैं। और इसके लिए हमारी एक पहचान है। अब सपोज करिए आप 29 नियम मानिए, फिर आपकी क्या पहचान होगी, समाज की क्या पहचान होगी, वो देख के सोच के देखो। हमारे बुजुर्ग रोज स्नान करते थे, सेनानी कहते थे। आज बच्चों में आपसे भी कहता हूँ, कितनी पढ़ाई के लिए चाहे कहीं चले जाना, सुबह स्नान करना मत भूलना। ये हमारी मौलिकता है, ये हमारी पहचान है। स्नान जरूर करना था कुछ भी। आज हमारे बच्चे इस चीज से थोड़े दूर हो रहे हैं। तो बुजुर्ग स्नान करते थे तो उनको सेनानी कहते थे। आज आप नहीं कर रहे, भटक रहे हो, तो कौन कहेगा? फिर कह रहे हैं कि वो हमें ये कह रहा है, वो हमें गैंग बता रहा है, वो हमें ये बता रहा है। तो भाई जैसे कर्म करोगे देखो लोग वैसा ही कहोगे। जो आप दो फील्ड में अच्छा कर रहे हो, आपकी अच्छाई भी करेंगे, जहां आप बुराई करोगे वहां बुराई भी लोग कहेंगे। तो किस किस का मुंह बंद करोगे? आत्ममंथन की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। दूसरा, मैं गुरुजी एक और निवेदन करना चाहता हूँ। जब आप मंच से माइक आपने पकड़ा ही दिया तो बड़ासी निकाल लूँ। हमारे जागरण होते हैं, हमारी कथाएं होती है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब पढ़ता था तो कोई एक पिक्चर आई थी, तो हम 5-4 दोस्त थे। तो एक साथी बोला कि मैंने इसको 17 बार देख लिया, दूसरा बोला मैंने 6 बार देख लिया, एक बोला 5 बार, एक धीरे से बोला कि मेरे तो एक बार में ही समझ आ गई। तो रोज रोज आप जागरण में जाओ, कथा में जाओ, अच्छी बात है, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा वहां पे, अच्छी बात है, जाना चाहिए। पर उस पर मनन नहीं करोगे, वो चीज आपके समझ नहीं आएगी, तो वो 17 बार पिक्चर देखने के बराबर है, कोई मतलब नहीं उस चीज का। तो जितनी मेहनत हमारे संत समाज कर रहा है, गुरु जी कर रहे हैं, दूसरे संत महात्मा भी कर रहे हैं, तो उस पर अमल करना है, वो जरूरी है। पता सबको है, 7 दिन सुनते हैं कथा, घर जाके वही झिक झिक, वही झिक झिक। और सबसे बड़ा जो झगड़े का, लड़ाई का, जो अपना एक अलग ही एक पहचान बना ली, बोली और भाषा की जो अपनी शुद्धता है, वो उस स्तर की नहीं है जो अपने होनी चाहिए थी। गुरु महाराज के नियम, जो 3 नियम सबसे उत्तम हैं, जिनको अगर माने तो मैं कह रहा हूँ उसमें एक सारे 29 नियमों का ही समावेश है। शील संतोष सूचि प्यारो,
हम पढ़ते हैं पर यहाँ आते आते जल्दी से बोल के आगे निकल जाते हैं कि इस पे कोई पूछ नहीं ले कि ये इसका क्या मतलब हुआ, तू कितनी सुचिता किताक शील धर्म किसका पालन। शील क्या है? शील ये है कि आपका आचरण है वो उत्तम होना चाहिए, और आचरण में सब कुछ आ जाता है, आपकी बोली, आपकी चाली, आपका पहनावा, आपका खाना, आपका पीना, आपका व्यवहार, आप किसी को तकलीफ नहीं दोगे, आप ये करोगे, सब आ जाता है शील में, एक नियम में सब कुछ आ जाता है। और सुचिता यानी शुद्धता, शुद्धता किसकी? शरीर की शुद्धता, विचारों की, वाणी की शुद्धता और मन की शुद्धता, सब उसमें शामिल है हर तरह से, वो हमें रखनी चाहिए। बोलने से पहले दिमाग का और गले के जो जीभ है ना, इसका कनेक्शन ये कभी आउट नहीं होना चाहिए। सोच के बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ। अनावश्यक बोलने से किसी को मेरे पीड़ा तो नहीं हो रही है, घर में कोई अनावश्यक फूट नहीं हो रही है, कोई दीवार नहीं बढ़ रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम सुनते रोज हैं, कथाओं में, सत्संग में बताते हैं गुरुजी, अमल नहीं हो रहा, जिस पे अमल करना चाहिए। मैं पुनः महंत जी का साधुवाद करता हूँ, गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, तथा ये आशा करता हूँ कि अगली बार जब ये युवा सम्मेलन हो तो इस मंच पे और भी विभूतियाँ विराजे, यहाँ और अच्छे बच्चे, और ज़्यादा संख्या में बच्चे पधारें। जय हिंद, जय भारत, बोलो गुरु जम्बेश्वर महाराज की